चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स क्लास में हम लोग लास्ट बार क्या पढ़ रहे थे? मनी सप्लाई पढ़ने वाले थे। हाँ जी, याद आ गया मुझे। डेफिनेशन ऑफ मनी मैंने पढ़ा दिया था और बोला था बाकी घर से पढ़ के आना। लीगल टेंडर, ठीक है, ऑप्शनल, ये सब बता दिया था। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब आओ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तुमको मार्क करवाया था ये टॉपिक। नोट्स का बिल्कुल सेकंड लास्ट पेज, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति की माप। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, बिल्कुल ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हर बार आपसे एग्जाम में पूछता है। अच्छा, इनफैक्ट मैंने आपको जब स्टॉक और फ्लो समझा रहा था वहाँ भी एग्जाम्पल में लिखा था मनी सप्लाई, शायद लिखवाया होगा कि मनी सप्लाई बताओ स्टॉक होता है या फ्लो होता है। तो स्टॉक लिखवाया होगा, जो तुमको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, स्टॉक लिखवाया होगा। खैर कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो। स्टॉक लिखवाए हैं, बिल्कुल सही बात है। मनी सप्लाई स्टॉक लिखवाए हैं और स्टॉक लिखवाने का रीज़न ये दिए थे कि मनी सप्लाई को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, स्टॉक वो होता है जिसको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर बताया जा सके, फ्लो वो होता है जिसको पीरियड ऑफ टाइम पे बताया जा सके। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि मनी सप्लाई क्या है। अब आओ मैं पहले फिर से तुमको एक बार, और ये मनी सप्लाई जो शब्द है ये लगातार हमारे जीवन में आता जा रहा है नॉन स्टॉप। बैंकिंग चैप्टर में लगातार मनी सप्लाई हमने देखा। ये जो क्रेडिट कंट्रोल वाला टॉपिक था, साख नियंत्रण वाला, उस टॉपिक में तो केवल और केवल मनी सप्लाई के आधार पर ही तो हमने पढ़ा। कभी मनी सप्लाई को ज़्यादा करना था, कभी मनी सप्लाई को कम करना था, और वहाँ भी मैंने मनी सप्लाई समझाया था और आसान भाषा में कहा था पैसे की वो मात्रा जो इंसान के पास मौजूद है खर्च करने के लिए। क्या करने के लिए? खर्च करने के लिए। पैसे की वो मात्रा जो इंसान के पास मौजूद है खर्च करने के लिए, मनी सप्लाई। अच्छा, अब इसी मनी सप्लाई को निकालना है देश के अंदर कि देश में ऐसे कितने पैसे हैं जो खर्च करने के लिए मौजूद हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति की माप या मुद्रा पूर्ति की माप, यही हमको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमें बेटा बताए हैं 4 अलग अलग तरीके। एक को कहा M1, दूसरे को कहा M2, तीसरे को कहा M3 और चौथे को कहा M4। तो सबसे पहला आपसे सवाल एग्जाम में ये पूछेगा कि मनी सप्लाई को मेजर्स करने के कितने तरीके हैं। द करेक्ट आंसर इज 4, M1, M2, M3 एंड M4। अब सवाल ये उठा कि जाहिर सी बात है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरुआत करी होगी M1 से ही, और M1 के बाद नया नया आविष्कार करते गए होंगे और अभी तक RBI आविष्कार करके कहाँ तक पहुँची है? M4 तक ही पहुँच पाई है। जैसे आईफोन का अलग अलग वर्जन है, आईफोन 1, 2, 3, 4, 5, 6 से करते करते 13 तक चला गया, 14 आ गया, 14 का प्रो आ गया, अक्टूबर में 15 आने वाला है। अच्छा, और आईफोन अपने हर नए वर्जन में कुछ ना कुछ नया फीचर्स देता है, पुराना को हटा के कुछ नया फीचर डालता है। इसका मतलब मनी सप्लाई के इस अलग अलग मेजर में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो हुआ होगा, वरना नया लाने की जरूरत थी क्या?
बिल्कुल भी नहीं थी। तो अपन लोग बिल्कुल लॉजिक के साथ सीखेंगे कि आखिरकार इवोल्यूशन क्यों होता चला गया। M1 से M2 आया, M2 से M3 आया, M3 से M4 आया, ये कैसे आता चला गया, आइए ज़रा उसी को देखते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया कि बेटा तुम ये इस बात की कैलकुलेशन करो कि हमारे देश में कितना ऐसा पैसा है जो खर्च करने के लिए क्या है, मौजूद है, खर्च करने के लिए मौजूद है। अच्छा, तो सबसे पहले कहा गया कि M1 में हम लेंगे करेंसी एंड क्वाइंस विथ जनरल पब्लिक। आपको लिखना नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आपके नोट्स में दिया भी होगा। M1 इज इक्वल टू, देखो जरा, पढ़ो जरा, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई क्या लिखा है, टिल 1967-68 Reserve Bank of India used only narrow measure of money supply, but since 1977 four alternative measures, circle कर लो, four alternative measures of मनी सप्लाई, और चारों के नाम कौन कौन है, M1, M2, M3 और M4। M1 के नीचे जरा देखो क्या लिखा है, इट इज द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर, सर्कल करो, फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इट इज द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी, सर्कल कर लो। M1 का दूसरा नाम क्या है, बिल्कुल M1 का दूसरा नाम है ट्रांजैक्शन मनी। एज इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजैक्शंस, क्योंकि इसका इस्तेमाल सीधे किया जाता है लेन देन को करने के लिए। क्या करने के लिए, लेन देन को करने के लिए। अच्छा, हिंदी में भी सेम बात लिखी होगी, लेकिन मैं हिंदी में अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूं, आप घर पर पढ़ते जाना। और M1 का देखो फॉर्मूला लिखा है, करेंसी एंड क्वाइंस विथ पब्लिक। अच्छा, एक बात बताओ, जब मैं खर्च की जगहों को तलाशने लगा तो सबसे पहले मैं ये तलाशा कि इंसान की जेब में पड़ा पैसा क्यों अवेलेबल है, खर्च करने के लिए ही। मेरे जेब में जो पैसा है, क्या मैं इसको खर्च करूंगा? और एक बात बताओ, क्या मैं केवल जेब में पड़े पैसे को ही खर्च करूंगा? बैंक में भी तो पैसा जमा करा के रखा है, उसको क्यों आरती दिखाने के लिए रखा है? क्यों रखा है? खर्च करने के लिए। आज के डेट में इंसान कैश भी खर्चा करता है और ज्यादा से ज्यादा फोन पे और गूगल पे का यूज किया जा रहा है, पेटीएम का यूज किया जा रहा है। तो सरकार और आरबीआई ने महसूस किया कि खर्च करने की दो जगह तो कॉमन दिखी, इंसान का जेब और उसका बैंक खाता। इसीलिए पहले कह दिया गया कि करेंसी एंड क्वाइंस विथ जनरल पब्लिक। अच्छा, इसके बाद इसमें ऐड करना पड़ा एक और चीजों को जो मैंने अभी चर्चा किया, डिमांड डिपॉजिट। हेलो, डिमांड डिपॉजिट, हाँ, ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जिक्र कर दिया क्योंकि नालायकों, ये बात तुम जानते हो कि आम जनता का पैसा किस बैंक में जमा होता है? सेंट्रल बैंक में तो होता ही नहीं है। इसीलिए आरबीआई ने स्पष्ट कहा कि आम जनता का पैसा जो जमा है किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। अब एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं कि आम जनता कमर्शियल बैंक में कितने तरीके से पैसा जमा कराती है, तो मैंने आपको 4 तरीके बताए थे, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट बताया था। डिपॉजिट 4 तरीके से की जाती हैं। बैंक में 4 तरीके के खाते खुलते हैं ग्राहक के लिए। पीछे क्या बात है? मुस्कान आ रही है चेहरे पर कुछ बच्चों के। मुस्कान का वजह मैं जान सकता हूं? वजह तुम हो।
कौन है वजह? मुस्कान। अच्छा, तो सावधानी के साथ मुस्कुराइए, वरना पकड़े जाने पर समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, उसके बाद तुम बगल वाले को सही में कहोगे वजह तुम हो मुझे मेरे फंसवाने की। अब सुनो, यहां एक शब्द यूज किया, डिपॉजिट 4 तरह की होती हैं बैंक्स में। बैंक में 4 तरीके से एक आम जनता खाता खुलवाता है पैसे को जमा कराने के लिए। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। और जब मैं इसके फीचर्स आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जिसको आप निकाल नहीं सकते। जब आप बैंक में पैसा मांगने जाओगे तो बैंक आपको देने से मना करेगी, नाम ही है फिक्स डिपॉजिट, पैसा फिक्स करा दिया। और वैसे भी एटीएम कार्ड और बैंक से जो हम पेमेंट करते हैं वो पेमेंट करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से होता है, एफडी और आरडी से नहीं होता है। इसीलिए कहा गया कि भैया डिमांड डिपॉजिट, तो याद रखो डिमांड डिपॉजिट का मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से होता है, एफडी और आरडी आपके डिमांड डिपॉजिट्स नहीं है। ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिमांड डिपॉजिट। ऑप्शन ए ऐसे ही देगा, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बोथ। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। या हो सकता है कोई एक दे दे, लिख दे आरडी, एफडी और सेविंग अकाउंट, या लिख दे करेंट अकाउंट, तो एक पर टिक मारना होगा। या इसमें भी बोथ का ऑप्शन देगा, बोथ एफडी और आरडी, तो बच्चा बोथ पर मानेगा, बोथ आरडी और एफडी कॉन्फिडेंस के साथ। तो एमसीक्यू 50 में 50 तभी सही कर पाओगे बिहार बोर्ड के एग्जाम में जब तुम्हारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। चलो, तो किसको किसको लिया गया? करेंसी एंड क्वाइंट्स विथ जनरल पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट। अगर केवल यहां मैं डिपॉजिट लिखता ना, डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, तो गलत हो जाता, क्योंकि डिपॉजिट में कितने डिपॉजिट आ गई? 4 डिपॉजिट आ गई, और 2 डिपॉजिट को तो लेना ही नहीं है, इससे तो पैसा निकाल ही नहीं सकते। और मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो खर्च करने के लिए मौजूद हो। बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक से समझना है इकोनॉमिक्स को। इकोनॉमिक्स इन डेप्थ चीज है, हवा में पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन कहीं के नहीं रहोगे। और इन डेप्थ पढ़ोगे, लॉजिक के साथ पढ़ोगे तो कभी भूलोगे भी नहीं, और सवाल कहीं से पूछ लेगा, तुम कभी फंसने वाले नहीं हो। और एग्जाम पैटर्न के अनुसार सवाल आपको कभी भी उलझा सकता है। सीबीएसई में तो हर बार उलझाता है, और बिहार बोर्ड में कब उलझाएगा इंतजार है। चलो, और तीसरा एक और चीज जोड़ दिया गया, और वो क्या लिखा है देखो जरा, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। अब सुनो, हेलो, अदर डिपॉजिट विथ, हाँ, अदर डिपॉजिट्स विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब बाहर के जितने सारे इन्वेस्टर हैं वो अपना खाता इन छोटे छोटे कमर्शियल बैंकों के पास नहीं खुलवाते, वो अपना खाता, उनका खाता कहाँ खुलता है? आरबीआई के पास। तो वो लोग भी जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसको एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सारे लोग भी जो पैसा आरबीआई को दिए, ये क्यों दिए? भारत में निवेश करने के लिए। आज अगर टेस्ला कंपनी भारत में आना चाहती है तो क्या उसको खाता देना बैंक में खुलवाना होगा पहले? हाँ, देना बैंक में खुलवाना होगा, लेना बैंक में खुलवाना होगा, हाँ, या और सारे बैंक हैं, कोई भी बैंक है, एलॉन मस्क को फार्म दे देंगे, लो फार्म भर के लाओ। हाँ हाँ, उसको भी कहेगा अभी लंच टाइम में बाद में आना। हुआ, फिर हो गया निवेश भारत में, अभी लंच टाइम में हम चले फिर तुम्हारे देश से, चलो बोरिया बिस्तर बांधो। तो ऐसे लोगों का, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा जो है, अब पता चला एलॉन मस्क एचडीएफसी में पैसा डाला, कितना डाला? 2 लाख करोड़, बैंक ही भाग गई। उतना ज्यादा इनकम कभी हुआ ही नहीं था, बैंक चलाने की नौबत ही नहीं है, रिस्क भी रहता है।
तो इन्वेस्टर्स को हमको गारंटी देनी होती है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को हम कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम चिंदी चोर बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा खाता खोलो किसमें, आरबीआई में। और आरबीआई में पैसा डाल के भारत में आके खर्च ही तो करते हैं, फैक्ट्री लगाएंगे, बड़े बड़े रोजगार देंगे, उसी में से सैलरी देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमको तो वो पैसा जो खर्च करने के लिए मौजूद है वो चाहिए था। बात समझ में आ रही है? तो मनी सप्लाई के ऊपर जगह खाली है जो लिखा है ना, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को घेर के बगल में लिख लो वो पैसा जो खर्च करने के लिए मौजूद है। ये लाइन तुमको बार बार याद रखनी है इस टॉपिक के अंदर। वो पैसा जो खर्च करने के लिए मौजूद है। हाँ जी, बहुत शैतानी हो रहा है तुम्हारा। पहले तुम शैतान नहीं थी, जब से तुम इसके संपर्क में आई है, जब से तुम कोई लाइसेंस दी है, तुम इसके लाइसेंस का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। लाइसेंस और किसको किसको बांटना का प्रपोजल दी थी? उसको, इसको, अब इसको देना है। अच्छा, हाँ तो वो तो ले लेगी, धीरे धीरे ले लेगी। और हाँ सर ये तो पूरा उसका मतलब मत समझिए सर, जितना हो रही है उतना ही हो गई। ठीक है, इधर सब लाइसेंसी है। हाँ, 2-4 गो और बचा है, तो सबको लाइसेंस तुम दे दो। ठीक है। हाँ अब सुनो नालायको, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक को डिटेल में समझा दिया कि किनको नहीं लेना है। तो एफडी और आरडी को नहीं लेना है। अब अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, सुनो आरबीआई के पास ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जब मैं फंक्शन ऑफ आरबीआई पढ़ा रहा था तो एक फंक्शन आपको लिखवाया था, गवर्नमेंट बैंक है ये। कौन सा है? गवर्नमेंट्स बैंक। इसका मतलब भारत सरकार का खाता, भारत सरकार का खाता किसके पास खुला होता है? तो भारत सरकार का खाता जो आरबीआई के पास पड़ा है, और उस खाते में पड़ा हुआ पैसा, उस मटके में पड़ा हुआ पैसा को मनी सप्लाई में नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। एग्जाम में पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ M1, निम्नलिखित में से कौन सा M1 का हिस्सा नहीं है? और लिखेगा पता है क्या, कौन सा हिस्सा नहीं है? लिखेगा करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, और तीसरा लिखेगा हाँ गवर्नमेंट मनी इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको ये अपवाद भी पता होना चाहिए। तो सरकार का पैसा, भारत सरकार का खाता जो आरबीआई के पास खुला है, उसको मनी सप्लाई में नहीं लिया जाएगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अरे एक बात बताओ, क्या हर कमर्शियल बैंक का खाता आरबीआई के पास खुला रहता है? मैंने तुमको एक फंक्शन पढ़ाया था, फंक्शन एज अ क्लियरिंग हाउस, फंक्शन एज अ क्लियरिंग हाउस। और मैंने कहा था कि इंसान अपने चेक को बैंक में जाके जमा कराता है, बैंक उस चेक को क्लियर कर देती है, लेकिन बैंक एक दूसरे का चेक कहाँ क्लियर करवाएगी? उसको भी कोई जमा कराने की जगह होनी चाहिए ना, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो बैंक अपना चेक क्लियर कराने के लिए, जाहिर सी बात है आरबीआई के पास खाता खुलेगा तभी तो एसबीआई से पैसा काट के पीएनबी में भेजेंगे, पीएनबी का काट के एचडीएफसी में भेजेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो सभी छोटे बैंकों का, सभी कमर्शियल बैंकों का खाता खुला होता है किसके पास? आरबीआई के पास। तो इसका मतलब ये हुआ
कि कमर्शियल बैंक का वो पैसा जो आरबीआई के पास है उसको भी मनी सप्लाई में नहीं लेना है। तो मैं यहां लिख देता हूं, डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक विथ आरबीआई shall not be included, shall not be included। क्या उसको लिया जाना है? नहीं लिया जाना है। बेटा ये सब बहुत गहरी बातें हैं जो मैं तुमको बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स की, और आपके सिलेबस का हिस्सा है, जो आपको दूर दूर तक इस चंपारण की बहुत गलियों तक, इस बिहार तक ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं समझाई जाती हैं। इसलिए आप इसका आनंद उठाएं। क्या समस्या है आगे? ज़्यादा नेता बनने का शौक है? हाँ, तो हम तो तुम्ही को देख रहे हैं आगे बैठ के। शांति से बैठो और सीधा बैठो। हाँ, तुमको भी कोई उसकी पार्टी का पद चाहिए, कोषाध्यक्ष। हाँ, इधर देखो। हाँ जी, तो अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई में क्या क्या नहीं लेना है? सरकार का पैसा और छोटे छोटे कमर्शियल बैंकों का पैसा नहीं लिया जाएगा। आसान भाषा में ये दोनों मनी सप्लाई का हिस्सा नहीं होंगे, M1 का हिस्सा नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब जाके M1 आपका कंप्लीट हो गया। दरअसल असली डिस्कशन M1 का ही होता है। तो M1 में क्या क्या आ गया? M1 इज इक्वल टू, बोलो, करेंसी एंड पॉइंट्स विथ, उसके बाद और तीसरा अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। अब आपके नोट्स में जरा देखो, मैंने दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। M1 क्या होता है जरा देखो, फॉर्मूला के नीचे M1 इज मोस्ट लिक्विड मेजर, सर्कल कर लो और इस पॉइंट के बगल में लिख लो VVI। ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई कौन सा है, तो M1, मोस्ट लिक्विड M1 as its components are easily used as a medium of exchange। अब देखो उसके नीचे जितने सारे पॉइंट है ना, पहला क्या लिखा है? करेंसी एंड पॉइंट्स विथ पब्लिक। उसके नीचे देखो एक बुलेट और बना हुआ है तीर टाइप का, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, और एक तीर और बना है। तो जो मैं आपको समझाया हूं वही बात इसमें लिखी हुई है। तो आपको बस इसको रीड आउट करना है और लिखना है, क्योंकि यही चीज एज इट इज आपको एग्जाम में लिखना है। आओ अगले पेज पर आओ जरा। अब लिखा है M2। अब सुनो, अब सरकार को किसी ने बताया, हुजूर इधर देखो सारे बच्चे, नोट्स नहीं देखना आप। किसी ने सरकार को ज्ञान दिया, बोला हुजूर आपसे बहुत बड़ी भूल हुई है। क्या हुई है? भूल हुई है। हाँ, अब हुजूर से भूल हो गई। हुजूर ने कहा खामोश, दोबारा ऐसा बोला तो हम सरकार हैं, हम जो बोलेंगे वही होगा, हमसे गलती होने की संभावना नहीं। क्या गलती हुई है बताओ? उस इंसान ने कहा आपका मकसद था उन जगहों को ढूंढना जहां पैसे मौजूद थे खर्च करने के लिए। यस और नो? और ऐसी जगहों की तलाश में आप एक जगह भूल गए जहां पैसा मौजूद तो है खर्च करने के लिए, परंतु आपका वहां नजर गया ही नहीं। सरकार ने पूछा क्या, तो जवाब दिया गया आज के डेट में जनता अपना एक खाता खुलवा के रखती है पोस्ट ऑफिस में भी। केवल बैंक में खाता नहीं खुलता हुजूर, खाता कहां खुलता? पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है। और पोस्ट ऑफिस में खाता खुलने का मतलब है वहां एक खाता खुलता है, सेविंग बैंक भी खुलता है। पोस्ट ऑफिस में भी एफडी और आरडी होता है और वहां भी बचत खाता खुलता है। तो हुजूर आपने बचत खाता को तो लिखा ही नहीं, आपने तो केवल लिया है डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक।
ये तो गड़बड़ हो गया। अब सरकार तो सरकार ठहरी। सरकार अगर कहेगी कि बताओ इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से ज्ञान लिया और निकालना था कितना पैसा मौजूद है खर्चा करने के लिए, कमीना सब बताया है, वो पॉइंटे छोड़ दिया। अब हम फिर नोटिफिकेशन जारी करके कहेंगे जहां हमसे गलती हो गया था, हमसे क्या हुआ था, मिस्टेक हो गया था, घोर पाप और निंदा। तो सरकार अपनी निंदा से बचने के लिए सरकार ने कहा, ओए जनता टेंशन मत लो, मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का एक नया तरीका खोज लिया गया है। और वो तरीका कौन सा है, M2। कौन सा, M2। चुप रहा जाता है, ज्यादा नहीं बोला जाता है जब नहीं कम समझ में आए तो, ठीक है। M2। अब सुनो, अब सवाल ये कहा गया अब सवाल ये कहा गया कि M2 में आखिरकार क्या आएगा। तो सरकार को बताया गया कि सुनिए इधर देखिए, हाई एक के बारे में M2 में सीधा जोड़ दीजिए, ओम नमः शिवाय M1। M1 का मतलब हुआ ऊपर का 3 चीज अपने आप आ गया। अब छुटल का चीज लिख दीजिए। छुटल का चीज कौन सा था, सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। हाँ, सेविंग डिपॉजिट विथ, हाँ सेविंग बैंक को करके ना सेविंग अकाउंट कर लो। सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस एज सेविंग अकाउंट, एज सेविंग अकाउंट, एज सेविंग अकाउंट। हाँ जी, समझ में आया। अब सुनो, तो M2 का इवोल्यूशन हुआ और कहा दिया गया कि सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस एज अ सेविंग अकाउंट। अगर पोस्ट ऑफिस में आपका कौन सा खाता है, अच्छा सबसे पहली बात, एक बात मैं आपको और बता दूं आपके ज्ञान के लिए, कमर्शियल बैंक में जो आपके खाते खुले होते हैं उसके खिलाफ आप चेक दे सकते हो, चेक देके पेमेंट कर सकते हो। लेकिन पोस्ट ऑफिस कभी आपको चेक जारी नहीं करता। मतलब पोस्ट ऑफिस में अगर आपका खाता सेविंग बैंक अकाउंट में खुला है तो आप चेक देके पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो 2 शब्द और आते हैं डिस्कशन में, ध्यान रखना। एक होता है चेकेबल डिपॉजिट। कौन सा डिपॉजिट, चेकेबल डिपॉजिट का मतलब वैसा डिपॉजिट जिसके खिलाफ चेक जारी करके पेमेंट किया जा सके। और एक होता है नॉन चेकेबल डिपॉजिट। नॉन चेकेबल का मतलब हुआ वैसा जमा जिसमें आप चेक जारी नहीं कर सकते हो। इधर देखना है, हाँ जिसके खिलाफ आप चेक जारी नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। तो एक बात बताओ, कमर्शियल बैंक में कौन सा डिपॉजिट होता है, चेकेबल या नॉन चेकेबल? कमर्शियल बैंक में चेकेबल डिपॉजिट होता है क्योंकि आप चेक जारी कर सकते हो। और सेविंग बैंक जो पोस्ट ऑफिस में खुलता है वो कैसा होता है, नॉन चेकेबल। अब सरकार को फिर किसी ने बताया, ध्यान से सुनो कि हुजूर ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट को आपने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं है कि लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। लोग जरूरत पड़ने पर एफडी का पैसा भी तोड़ लेते हैं। यस और नो? ऐसा थोड़ी है कि एफडी खुलवा लिए, बैंक में गए, पैसा जरूरत पड़ा, बैंक वाला देने से मना ही कर रहा, बोल रहा कैसा पैसा, कोई पैसा नहीं। एक बार मांगे, 2 बार मांगे, थुथरा ही करने लगा, कहता देवे नहीं करेंगे, वहीं थुथुन उसका कुचोड़ देंगे, मेरा पैसा नहीं दोगे, काट के दो जो तुम्हारा नियम है।
1 लाख जमा कराए हैं, 90,000 दो। ससुरा पैसे नहीं देंगे, तुम्हारे बाप का पैसा है, बैंक में धुआं धुआं कर देंगे, है कि नहीं? तो बैंक ने बताया कि हमारे यहाँ के लोग बड़े निकम्मे टाइप हैं, एफडी करवाते हैं 6 महीना बाद चले आते हैं। ये कॉन्सेप्ट वहां भी समझाया था कि बैंक को तकलीफ होता है तो बैंक चार्ज काटती है, बताया था कि नहीं एफडी में, कि अगर एफडी तोड़वाओगे तो बैंक तुमसे क्या मांगती है? फाइन, पेनाल्टी मांगती है कि तुमने मेरे दिल को तोड़ा है, तुम बोले थे तुम बहुत गंदे हो, तुम बोले थे कि हम पैसा लेने नहीं आएंगे, हाँ, और तुम पैसा लेने आ गए, ये कैसी बात है, बहुत बुरे हो तुम। बात समझ रहे हो? ये एफडी में बताया था कि नहीं कॉन्सेप्ट में? तो उसी को याद रखना है। तो बैंक ने सरकार को कहा कि हुजूर, हिमांशु, क्या कहा? क्या कहा? हुजूर, हुजूर, ये जनता मेरे बैंक में आती है और एफडी का पैसा भी खर्चा करने के लिए लेके चली जाती है। अब सरकार का दिमाग फिर घूमा, सरकार का दिमाग फिर घूमा। सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, रुको, गलती वलती हम स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, बहुत तौहीन होगा कि सरकार गलत फॉर्मूला बताती है, 1 बार गलत बताई, 2 बार गलत बताई, लेकिन हम गलती स्वीकार कहाँ कर रहे हैं? एक नया फॉर्मूला निकालो। क्या निकालो? M3। क्या निकालो? M3। और M3 में सरकार ने कहा M1 को ले लो और M1 के साथ साथ क्या ले लो? नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब हुआ नेट फिक्स्ड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को ही कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। तो नोट्स में अपडेट कर लो, टाइम डिपॉजिट के ऊपर लिख लो फिक्स्ड डिपॉजिट, नेट फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक्स, नेट फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक्स, नेट फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक्स। हाँ जी, नेट फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक्स। और सरकार ने ये फॉर्मूला M3 के रूप में जारी कर दिया। M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक। अनर्थ! अबे अनर्थ! क्या हो गया? घोर अनर्थ। क्या हुआ? घोर अनर्थ। क्या घोर अनर्थ हुआ? आओ जरा देखो। सरकार ने आनन फानन में फॉर्मूला तो जारी किया, क्या हुआ? सुनो इधर, सरकार ने आनन फानन में फॉर्मूला जारी कर दिया। अब हुआ क्या कि सरकार को बड़ी मुश्किल से किसी ने समझाया था। देखो सरकार ने गलती क्या किया, ध्यान से देखो, महसूस करो इस टॉपिक को। बहुत मुश्किल टॉपिक है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना याद वाद होगा नहीं तुमसे। अब देखो सरकार ने गलती क्या किया। सरकार को किसी ने पाठ पढ़ाया कि M1 में आप हाउ छोड़ दिए थे तो M2 निकालें, M2 में हाउ को जोड़ के छोड़लका जोड़े। अरे बात समझ में आ रहा है? तो M1 में सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस को आप जोड़ें तो क्या आया? M2 आया। अब आप M3 का फॉर्मूला दिए तो आप फिर से M1 को ले लिए। M1 को ले लिए, इसका मतलब हाई कहां गया? तेल लेने, तेल बेचने चल गया। अब कितना ब्लंडर मिस्टेक किया सरकार ने। एक तो इतना मुश्किल से ये समझाएं लोग को, और फिर M3 जब बताएं तो M3 में क्या ले लिए? M1 ले लिए। हाँ, अब सुनो, अब सरकार फिर से माथा पर हाथ रखी, बोली कि तुम हमको कंफ्यूज करके रख दिया है साहब, का राय देते रहता है, हमको उतना मानना ही नहीं है, अब हम अपने मन से फॉर्मूला देंगे।
और अपने मन से फॉर्मूला का देंगे तो सरकार बोली M4 बराबर M3 तो होबे करेगा। आज ज्यादा हेन तेन मत करो। टोटल डिपॉजिट विथ सेविंग बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, आसान भाषा में टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। हमरा मतलब नहीं है वो सेविंग है चाहे फिक्स्ड है, सब ले लो। हट, क्या ले लो? सब ले लो। सब लेने का मतलब है सेविंग प्लस फिक्स्ड, सेविंग प्लस फिक्स्ड। कोई हेनतेन नहीं करेंगे, कभी हाई करवा रहा है तो हाउ छड़वा दे रहा है, हाउ करवा रहा है तो हाउ छड़वा दे रहा है, लबरई के फॉर्मूला बनवा रहा है। तो क्या करो? सेविंग प्लस फिक्स्ड, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। लेकिन इसमें भी एक चीज को छुड़वाया, बोला एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग हाँ एनएससी। एनएससी का फुल फॉर्म, जो बहुत लोग एनएससी एनएससी कर रहे हैं, एनएससी का फुल फॉर्म नाक में समोसा चटनी। एनएससी का फुल फॉर्म नाक में समोसा चटनी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिखो, नोट्स में लिख लो। अरे सब आएगा, आरडी एफडी का ही एक्सटेंशन है। हाँ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। हाँ, नेशनल समोसा चटनी नहीं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी। एनएससी कल का समोसा बचा हुआ है। कितना अच्छा तकिया आया है मैगी का, तुम लोग नहीं देखे क्या कल? अच्छा हुआ नहीं देखे, देखते तो ले गए होते, चोर सब कहीं का। अच्छा हुआ नहीं देखे। इसके अंदर मैगी नहीं, ऐसे थोड़े 100 रुपये का पैकेट है। इसके अंदर तकिया है, ये रुई है, मैगी के कवर में आया है। क्या है? आदमी सोएगा तो नहीं फटेगा, तुम जैसा हाथी सोएगा तो हो सकता है फट जाएगा। चलो, भगवान का शुक्र है कि तुम लोग नहीं देखे। उदय आज घर पर ले जाना, वरना कल ये बचने नहीं देंगे। वो वहीं पर है पिछले 15 दिनों से। अब तुमको जीभ से फुर्सत मिले तब तो जीभ से नहीं, झाड़ू से नहीं। खैर इधर आओ, हम खाने का बात कर रहे हैं, कह रही है झाड़ू से। क्या नहीं दे रही थी? कुछ नहीं खाई तुम? ओ, बिना ध्यान दिए खा गई थी। सुनो इधर देखो। हाँ, प्रसून तो बहुत खाया होगा, हम जानते हैं। पूछना क्या है? तुम्हारा आंख बता रहा है कि तुम देख के ही शिकार कर गया होगा। रात को इसका पेट फूल गया था। फूल गया था। वाह, बहुत अच्छा किए, वेरी गुड। और उसके बाद रात भर घर वालों को सोने नहीं दिए होंगे। रात में मम्मी जगी होंगी, बोली होंगी आई जी कहाँ देखिए ना बम फट रहा है। देखिए तो कहाँ धमाका हो रहा है। तो मम्मी बोली होंगी अपने लौंडा बा इनो पी गए थे। चलिए, जिसका घर कमजोर हो इसको घर में सोने ना दे, वरना दीवार में कंपन हो सकती है। हाँ, बिना भूकंपे का अखबार में खबर आ जाएगा 3.4 रिएक्टर का आया भूकंप। चलिए चलिए, हाँ अब आइए इधर देखिए, जल्दी से रैप अप किया जाए। तो आखिरी में M4 जो आया उसमें M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस किसको छोड़कर? ये एग्जाम में सवाल पूछा है कि M4 में मनी सप्लाई में किसको नहीं लिया जाता है? तो अच्छा, ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है? सवाल ये उठा। तो बच्चों याद ध्यान से सुनना, कई बार सरकार को पैसे की जरूरत होती है भारी मात्रा में, तो सरकार
को जब कर्ज बैंक एक सीमित मात्रा तक ही देगी, उससे ज्यादा नहीं देगी, लेकिन सरकार को और पैसों की जरूरत है, तो सरकार बोलती है कि भारत सरकार आज से एक सर्टिफिकेट जारी करेगी जिसका नाम क्या होगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट केवल और केवल मिलेगा पोस्ट ऑफिस में। बेटा कहाँ मिलेगा? ये चलते चलते ऐसे नहीं चलती रहा किराना दुकान पे रुके और कहें अंकल जी एनएससी है क्या? हाँ, बीड़ी दुकान पर, सिगरेट दुकान पे रुके अंकल जी एनएससी है क्या? नहीं, सरकार ने अड्डा बताया कि एनएससी कहाँ मिलेगा? पोस्ट ऑफिस में मिलेगा। अच्छा, जनता ने कहा ये है क्या? तो सरकार ने समझाया ये एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, ये एक निवेश प्रपोजल है। आज अगर आप, सरकार ने एक सर्टिफिकेट का दाम मान के चलो 1000 रख दिया और सरकार ने कहा कि आप इस सर्टिफिकेट को खरीदें, आपको 5 साल के बाद हम वापस से इसका 1500 रुपया दे देंगे। 1000 के बदले 5 साल के बाद मान लो 2000 कर देंगे। कितना कर देंगे? 2000 कर देंगे। तो लोग तो निवेश करने के लिए तैयार हैं, लोग तो निवेश करने के लिए तैयार हैं। तो सरकार ने कहा कि इस सर्टिफिकेट के पैसे को आप उसमें मत जोड़ो मनी सप्लाई में, इसलिए एनएससी को क्या किया गया? बाहर कर दिया गया। एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लंबे समय के बाद इसमें पैसा मिलता है। तो अब आपके एग्जाम में सवाल पता है क्या पूछेगा? M3 इंक्लूड्स, बोलेगा M3 किन किन चीजों को शामिल करता है, और कई सारा ऑप्शन देगा। तो M1 प्लस नेट फिक्स डिपॉजिट विथ, M4 इंक्लूड्स, हाँ उसी तरीके से M1 इंक्लूड्स। तो चलिए ये चारों के चारे मेजर्स को, आपके नोट्स में जितनी बातें लिखी गई हैं उन सबको आप पढ़ के आओगे। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ो, आखिरी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। इसको करो VVI, इससे MCQ में क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे MCQ में क्वेश्चंस आते हैं। पढ़ो जरा। पहला पॉइंट, द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई रिप्रेजेंट्स डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। हाँ, डिग्री ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है कि कौन सा कितना तरल है। तरल का मतलब होता है कितना पैसा इनफ्लो और आउटफ्लो हो सकता है। अच्छा, विथ M1 बीइंग मोस्ट लिक्विड, M4 बीइंग लीस्ट लिक्विड। ये सवाल एग्जाम में पूछता है सबसे कम तरल कौन सा है? M4। और सबसे ज्यादा तरल कौन सा है? M1। याद रखना है, मोस्ट लिक्विड M1 और लीस्ट लिक्विड M4। M3 is widely used as a measure of money supply and it is also known as aggregate monetary resource of society। इसको लिखो JFK, इस पॉइंट को लिखो जस्ट फॉर नॉलेज। और पॉइंट नंबर 3 बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, M1 एंड M2 आर जनरली नोन एज नैरो सप्लाई मनी। एग्जाम में पूछेगा नैरो सप्लाई मनी किसको किसको कहा जाता है, और M3 और M4 को ब्रॉड मनी सप्लाई क्या कहा जाता है? ब्रॉड मनी सप्लाई, संकुचित और विस्तारवादी। संकुचित किसको कहा गया? M1 और M2 को। ब्रॉड किसको कहा गया? M3 और M4 को। तो मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखना। और देखो जो भी नोट्स में दिया हुआ है M1 में ही भर भर के दिया है, M2 M3 M4 तो हलवा है। क्यों हलवा है? इसलिए हलवा है क्योंकि M1 की मदद से बना, M1 की मदद से बना, M3 की मदद से बना, और M3 में M1 भी शामिल है। तो इसका मतलब M1 को समझना और लिखना बहुत जरूरी है। आप पूरा का पूरा मनी सप्लाई लिख के लाओगे और स्पेशल ये फॉर्मूला 4 बार लिख के लाओगे। M1 M2 M3 M4 को कै बार लिख के लाना है? 4 बार। एक बार ये पूरा लिखना है, सुन लो कंफ्यूजन में मत जाना। एक बार ये पूरा लिखना है मनी सप्लाई, और 4 बार केवल फॉर्मूला लिखना है और याद भी करना है। मैं कल क्लास में पूछूंगा M1 M2 M3 और M4 का फॉर्मूला रैंडमली, और कल से नया चैप्टर शुरू करूंगा सरकारी बजट।
गवर्नमेंट बजट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नायाब चैप्टर। चलो बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। किसका किसका फीस बकाया है एक बार हाथ उठा लो। कल फंक्शन हुआ है इसीलिए आज कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी समझ जाओ। हाँ,